टीन्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल। और आज हम हैं थीम 3 के पार्ट सेकंड में, जो कि है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। तो अब हम अर्ली एम्पायर का थोड़ा सा कुछ पार्ट रिमेन रह गया है, तो वो देख लेते हैं। ओके, तो देखो, ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल। अब रोमन डायरेक्ट रूल में ग्रेजुअल एक्सटेंशन मतलब धीरे धीरे वो बढ़ना चालू हो गया था। अब रोमन डायरेक्ट रूल था क्या, मतलब जो कंट्री की ओवरऑल पावर है वो या तो सीनेट के हाथ में हो या एम्पायर के हाथ में हो, एक जने के हाथ में। तो ये धीरे धीरे और बढ़ती गई थी। दिस वॉज अकम्प्लिश्ड बाय ऑब्जर्विंग अ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरीज। अभी इसमें क्या बढ़ावट में इन्होंने क्या करा था कि जो आसपास के डिपेंडेंट्स जो गांव थे या फिर जो आसपास के डिपेंडेंट जगहें थी जिन पे लोग रहते थे, उनको इन्होंने क्या करा, रोमन के अंदर मिला लिया, रोमन किंगडम के अंदर इन लोगों ने मिला लिया। ठीक है, आसपास के डिपेंडेंट स्टेट्स को। The cities of west of the Euphrates had disappeared by the early second century। अब जो यूफ्रेट्स के वेस्ट में जो सिटीज थी ना, वो सेकेंड सेंचुरी तक डिसअपियर हो गई थी, मतलब गायब हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि उनको रोमन ने अपने अंदर मिला लिया था। सम किंगडम्स वाज वेरी वेल्थी, फॉर एग्जांपल अब कुछ किंगडम्स बहुत ही वेल्थी थे, जैसे कि हीरोड्स किंगडम yielded the equivalent of 5.4 मिलियन डेनारी पर ईयर। हीरोड किंगडम बहुत ही अमीर था, तो उसकी 5.4 मिलियन डेनारी पर ईयर थी, जो कि 1,25,000 किलो गोल्ड के बराबर है। उसके बाद था ऑल द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। अब जितनी भी टेरिटरीज थी, मतलब जितने लोगों को भी उन्होंने मिलाया था और जो खुद के लोग थे, उन सबको ना टैक्स देना पड़ता था यहाँ पर रोमन के अंदर, रोमन एम्पायर के अंडर। रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ अर्मेनिया। अब ये कहाँ से कहाँ फैला हुआ था? स्कॉटलैंड और अर्मेनिया के बॉर्डर्स तक। एंड फ्रॉम सहारा टू द यूफ्रेट्स, सहारा डेजर्ट से लेके यूफ्रेट्स तक और कुछ आगे भी। ठीक है, नो गवर्नमेंट इन मॉडर्न सेंस टू रन द थिंग्स। अब कोई गवर्नमेंट नहीं थी वहां पे कुछ चीजों को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पे चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं थी लेकिन फिर भी चीजें अच्छे से चल रही थी, ऐसा कैसे? तो अपन एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ वॉज इट पॉसिबल फॉर द एम्परर टू कोप विद द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ वास्ट एंड डाइवर्स सेट ऑफ टेरिटरीज। इतना वास्ट जगह को एक एम्पायर कैसे कंट्रोल रख सकता था विद अ पॉपुलेशन ऑफ 60 मिलियन, और वहां पे पॉपुलेशन 60 मिलियन हो गई थी मिड सेकेंड सेंचुरी तक। तो इसका आंसर है अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के थ्रू। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है? मतलब गांव वाले लोगों को शहर की तरफ ले जाना, शहरीकरण। सही मायने में अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण। तो शहरीकरण की वजह से एम्पायर अच्छे से उन पे रूल कर पा रहा था। द ग्रेट अर्बन सेंटर्स दैट लाइन द सोर्स ऑफ द मेडिटेरियन आर, जो ग्रेट अर्बन सेंटर्स थे वो क्या क्या थे? कार्थेज, अलेक्जेंडरिया, एनीटॉक वर द बिगेस्ट अमंग देम। ये तीन जो थे वो बिगेस्ट थे अर्बन सेंटर्स। ड्रामेटिक शिफ्ट इन पावर्स बिटवीन इटली एंड द प्रोविंसेस। अब इटली को पहले तो इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती थी, इटली को प्रोविंसेस माना नहीं जाता था, लेकिन अब इटली के अंदर भी ड्रामेटिक शिफ्ट आने लग गए। ठीक है, अब ये बात कब की हो रही है? ये जब अगस्तस था ना, उसके पहले की बात चल रही है अपनी। ठीक है, अगस्तस जब किंग था उसके पहले की बात हो रही है। They came to form a new elite of administrators and military। अब इन्होंने क्या करा? एलाइट क्लास, नई एलाइट क्लास फॉर्म कर लिया। एलाइट मतलब जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी लोग रहते हैं, नोबल क्लास के लोग रहते हैं। कमांडर्स हु बिकेम मच मोर पावरफुल देन द senatorial class because they had the backing of the emperors। अब ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, सिनेटोरियल क्लास से भी ज्यादा। एज अ न्यू ग्रुप इमर्ज, जैसे ही न्यू ग्रुप इमर्ज हुआ, द एम्पायर गैलिनियस consolidate their rise to power by excluding senators from military commanders। अब जैसे ही एलाइट क्लास इमर्ज हुई ना, तो जो गैलिनियस जो किंग था वहां का, उसने क्या करा, जो सीनेटर्स थे उनको हटा दिया, उनकी जगह से एक्सक्लूड कर दिया, उनकी जगह से सीनेटर्स को हटा दिया। अब सीनेटर्स को कहाँ पोसाता है ये? The Indian origin continued to dominate the Senate at least till the 3rd century when senators of provincial origin became a majority। अब senators को आया गुस्सा, तो अब senators ने क्या करा? इटालियन ओरिजिन ने डोमिनेट कर लिया था सीनेट के ऊपर, मतलब राज कर लिया था सीनेट के ऊपर 3rd सेंचुरी तक। When senators of provincial origin became a majority, और senators उस समय मेजोरिटी में भी आ गए थे।
A city in the Roman sense was an urban center with its own magistrates, city council, and a territory containing villages which were under the jurisdiction. Thus, one city could not be in the territory of another city. अब देखो क्या है, अर्बन सेंटर्स में उनकी एक अपना खुद का मजिस्ट्रेट भी था, सिटी काउंसिल भी था, टेरिटरी भी थी, और उनपे एक विलेज जुरिडिक्शन भी था, विलेज के ऊपर उनका राज भी चलता था। तो क्या हुआ कि देखो, जो सिटी है, ठीक है, जो सिटी है वो दूसरी सिटी के अंदर नहीं मिल सकती, लेकिन जो विलेज है वो सिटी के अंदर मिल सकता है। ठीक है, सिटी विलेज के अंदर नहीं जा सकती, विलेज सिटी के अंदर आ सकता है। Cities has the benefit that when the food shortage appeared, they had the storage of food, but yes, storage of food, but village has its disadvantage. अब सिटीज के पास क्या बेनिफिट था कि जब भी फूड शॉर्टेज हो जाता तो उनके पास क्या था, फूड का स्टोरेज था, लेकिन बेचारे गांव वाले, विलेज वाले, उनके पास नहीं था ये, तो ये इनके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता था। पब्लिक बाथ वॉज द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ। अब पब्लिक बाथ ना स्ट्राइकिंग फीचर था रोमन लाइफ का, तो पब्लिक बाथ रोमन लाइफ का था। पब्लिक मतलब नहाते थे वो लोग पानी के अंदर, जैसे स्विमिंग पूल टाइप था ना वैसे। तो अब ये सोचकर इटली वाले एम्पायर ने भी सोचा कि भाई हम भी, इटली के किसी ने सोचा कि भाई हम भी ये काम करेंगे, हम भी ऐसे पब्लिक बात बनाएंगे। तो लेकिन है ना, जो वहाँ के गुरु वगैरह थे ना, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पानी एक बहुत ही पूजनीय चीज है, पवित्र चीज है, हम इसको ऐसे गंदा नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया। अच्छी बात है भाई। Population also enjoy the much higher entertainment. For example, they spent 176 days from 365 for entertainment only. अब यहाँ पे एंटरटेनमेंट की भी बहुत डिमांड थी। 365 डेज में से 176 डेज ये एंटरटेनमेंट में निकाल देते थे। अब 176 मतलब कोई काम नहीं करते थे इन दिन, ये एंटरटेनमेंट में निकाल देते थे ये अपनी ये 176 डेज। अब देखो डॉक्टर गैलन हाउ रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड। अब डॉक्टर गैलन का क्या कहना है कि जो रोमन सिटीज थी वो कंट्री साइड के साथ कैसा बिहेव कर रही थी, कैसा व्यवहार कर रही थी। अब कौन थे डॉक्टर गैलन, ये फोटो तो आप देख ही सकते हो, देखते हैं कौन थे। ही वॉज द रोमन सर्जेंट एंड द फिलोसोफर। ये रोमन सर्जेंट भी थे और एक फिलोसोफर भी थे। एंड ही वॉज पैशनेट टू टीच द स्टूडेंट्स। अब इनको ना बच्चों को ना पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता था। He said one of his book that when famine है यहाँ पे, F है यहाँ पे, when famine come, the city people did not give the ration to the villagers or countrysiders. अब देखो इन्होंने क्या बताया, जब फेमाइन आता है, फेमाइन यानी जब अकाल आता है, तो जो सिटी के जो लोग होते हैं ना, वो गांव वालों को राशन नहीं देते थे, या फिर जो कंट्री साइड पे लोग रहते थे उनको राशन नहीं देते थे, मतलब देते तो थोड़ा सा दे देते थे, और इवन गिव द लिटिल अमाउंट ऑफ राशन टू देम, लिटिल थोड़ा सा अमाउंट में राशन उनको देके चलो कहते थे जाओ अब तुम। देन सो ड्यू टू दिस द कंट्री साइड पीपल हैव टू ईट द अनहेल्थी फूड। अब इसकी वजह से कंट्री साइड लोगों को अनहेल्थी फूड खाना पड़ता था, जैसे कि ट्विग्स, शूट्स ऑफ ट्रीज, बुशेस एंड रूट्स ऑफ ट्रीज टू सर्वाइव। अब इनको सर्वाइव करने के लिए ये सब तो खाना ही पड़ेगा बेचारों को, अनहेल्थी फूड, मतलब पेड़ों की जड़ें भी खा जाते थे, बशेस भी खा जाते थे, शूट्स भी खा जाते थे, ऐसा समय आ गया था। आगे देखते हैं द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या था? द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर द पीस एज। अब जैसे कि हमें पता था फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी पीस एज है, जो कि अगस्तस की थी, है ना। ईरान, अ न्यू एंड एग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज इन 225। अब ईरान एक नई डायनेस्टी आ गई थी वहां पर, ठीक है ना, और एग्रेसिवली एकदम बहुत ही पावरफुल होकर आई थी ईरान, और जिसमें भी कौन थे, ससैनियंस आए थे, ठीक है। within just 15 years were expanding rapidly in the direction of the Euphrates, जो कि 15 ही सालों में इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया था और यूफ्रेट्स की तरफ ये लोग बढ़ने लग गए थे। It was a period when Roman Empire is nearly collapsed under the combined pressure of barbarians and migration into the Roman territories. अब ये एक ऐसा रोमन के लिए टाइम पीरियड था जिसमें रोमन कोलैप्स हो रहा था, मतलब धीरे धीरे टूट रहा था, बिखर रहा था रोमन एम्पायर। अब किसके प्रेशर से? बारबेरियंस भी आ गए थे, और भी रोमन की जो और भी टेरिटरीज थी ना वो रोमन एम्पायर के खिलाफ हो गई थी। अब देखो ईरानियन तो आ ही गए थे, बारबेरियंस भी आ गए थे, और भी रोमन एम्पायर की टेरिटरीज। द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन ऑफ सिविल वॉर्स।
अब देखो क्या हो गया था, सिविल वॉर्स भी वहां होने लगे थे, बहुत ज्यादा सिविल वॉर्स होने लगे थे। सिविल वॉर्स मतलब आपसी टकराव, जो देश वाले लोग हैं खुद से ही लड़े जा रहे हैं। ब्रेकडाउन ऑफ इंटरनल ट्रेड नेटवर्क, अब जो ट्रेड था वहां का वो भी आपस में टूटने लगा था। अब वो कैसे टूटने लगा था, ये लोग आपस में लड़ रहे थे तो उनको लगा कि भाई यहाँ पे देना सही नहीं है, तो ट्रेड भी टूटने लगा था। एट लास्ट इशू इज नेचुरल डिजास्टर, और आखिरी में तो एक और इशू आ गया, नेचुरल डिजास्टर्स भी होने लगे थे। तब भी वो सिटी एकदम कोलैप्स हो गई थी, बिखर गई थी, टूट गई थी। तो ये था थर्ड सेंचुरी क्राइसिस। तो देखो बहुत ही इजीली मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या याद रखना है। ईरानियन, बारबेरियंस और रोमन टेरिटरीज आई थी, मतलब इन पे रूल करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या हुई थी, सिविल वॉर्स होने लग गए थे, इंटरनल ट्रेड नेटवर्क टूट गया था, और नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी थर्ड सेंचुरी क्राइसिस टेक प्लेस ली थी थर्ड सेंचुरी क्राइसिस ने। ओके, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, ठीक है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये हमने फर्स्ट में भी पढ़ा है, सेकंड में भी पढ़ा है, अब थर्ड में भी पढ़ेंगे। रोमन सोसाइटी वॉज प्रिविलेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, अब रोमन सोसाइटी भी न्यूक्लियर फैमिली को ही महत्वता देती थी। न्यूक्लियर यानी मम्मा पापा और उनके एक दो बच्चे, जितने भी बच्चे हों वो। एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिली, अब जो एडल्ट सन होता था, जो सबसे बड़ा सन होता था, वो अपने परिवार के साथ नहीं रहता था, वो अपने बीवी बच्चों के साथ अलग ही रहता था। स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली एज देयर फैमिली मेंबर्स, अब जो मजदूर थे या फिर जो काम करने वाले थे उनको फैमिली में फैमिली मेंबर्स की तरह ही रखा जाता था। मैरिज वॉज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड्स अथॉरिटी बट रिटायर्ड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली, अब मैरिज ऐसी रस्म थी जिसमें जो वाइफ थी ना वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से तो कुछ नहीं ले सकती थी, लेकिन उसका हिस्सा उसके पिता वाली प्रॉपर्टी में होता था, ठीक है। द गर्ल एंड बॉयज हैज इक्वल राइट टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, जो औरत होती थी और जो आदमी होता था, मतलब जो उस फादर का बेटा होता था और फादर की बेटी होती थी, उस फादर की प्रॉपर्टी में उन दोनों का पूरा राइट होता था फादर की डेथ के बाद। डिवोर्स वॉज रिलेटिवली इजी एंड नीडेड नो मोर देन अ नोटिस, अब डिवोर्स भी उसमें बहुत इजी था और उसको सिर्फ डिवोर्स के लिए मात्र एक नोटिस की जरूरत पड़ती थी और किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और मैंने आपको कहा था उस समय वुमेन्स को ऐसी गिरी हुई सोच या फिर नीची नजर से नहीं देखा जाता था। द मैंस एज ऑफ मैरी इज 28 to 35 with women of age 16 to 23. This leads to inequality. अब देखो एक आदमी की उम्र क्या होनी चाहिए थी उस समय, 28 से 35 शादी के लिए, और औरत की 16 से 23। अब ये क्या इनइक्वालिटी पैदा कर देता था। इनइक्वालिटी कैसे, देखो जो मैन है वो तो इतना बड़ा होगा, उसकी सोच कुछ और हो जाएगी, लेकिन जो वुमेन है वो छोटी होगी तो उसकी सोच कुछ और होगी, इसलिए उन दोनों में इनइक्वालिटी होती थी। वुमेन इज सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स, अब वुमेन को वहां क्या माना जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है डोमिनेशन का, मतलब हस्बैंड जो है वुमेन के ऊपर रूल कर सकता है या फिर वुमेन को कोई भी आदेश दे सकता है। अगस्टाइन, who tells that his mother is regularly beaten by his father, ये अगस्टाइन कौन था, ये अगस्टाइन नॉर्थ अफ्रीका से आया था, जो कि बिशॉप था एक। वो क्या बताता है कि मेरी मदर हमेशा मेरे पापा द्वारा पीटी जाती थी, मतलब मेरी मदर को मेरे पापा मारते थे। A legal power of life and death is given to father. फॉर एग्जाम्पल, अब लीगल पावर किसको दी जाती थी, पापा को, किसकी लाइफ और डेथ की, बच्चे की लाइफ और डेथ की, जो उनका जो बेबी होता था उनकी लाइफ और डेथ की पावर उसके फादर को दी जाती थी। द अनवांटेड चिल्ड्रन ही लिविंग दैम आउट इन द कोल्ड टू डाई, अब कोई भी जो उसको पापा को वो बच्चा नहीं चाहिए होता था, जैसे कोई लड़की हो गई इनको नहीं चाहिए, तो ये क्या करते थे, उसको बाहर छोड़ देते थे ठंड में ताकि वो मर जाए। पॉम्पी इज द स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ कैजुअल लिटरेसी, अब पॉम्पी क्या होता है, देखो ये पेंटिंग्स देख रहे हो आप, इसको पॉम्पी कहते हैं, मतलब दीवारों के ऊपर कुछ इस तरीके से पेंट होना, इनको पॉम्पी कहा जाता है। वॉल्स ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफन कैरी एडवर्टाइजमेंट एंड ग्राफिटी वर फाउंड ऑल ओवर द सिटी, अब एडवर्टाइजमेंट भी दीवारों पे लगे रहते थे, और ये इसको कहते हैं ग्राफिटी। एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह की ही एडवर्टाइजमेंट लगे रहते थे और ये ग्राफिटी भी लगे रहते थे, मतलब कुछ रिटर्न वर्क हुआ हुआ है दीवार के ऊपर, वो भी वहां पे मिले हैं लिटरेसी के अंदर। इन इजिप्ट 100 of papyri documents find written by professionals, अब इजिप्ट के अंदर भी पपायरीज मिली है, देखो ये पपायरीज इस तरह की जो कि प्रोफेशनल्स द्वारा लिखी गई थी। लिटरेसी मोर वाइड स्प्रेड अमंग सोल्जर्स
आर्मी ऑफिसर्स एंड एस्टेट मैनेजर्स। अब जो लिटरेसी कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रही थी और कहाँ कहाँ हुई थी, सोल्जर्स के पास, आर्मी ऑफिसर्स के पास, मतलब इन लोगों को लिखना आ गया था। अरामिक वॉज द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द नियर ईस्ट। कॉप्टिक, अब अरामिक क्या था, डोमिनेंट लैंग्वेज थी ईस्ट के पास, मतलब अरामिक ज्यादा बोली जाती थी। कॉप्टिक वॉज स्पोकन इन इजिप्ट, जो कॉप्टिक लैंग्वेज थी वो इजिप्ट में बोली जाती थी। प्यूनिक एंड बर्बर इज नॉर्थ अफ्रीका, अब ये प्यूनिक और बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। केल्टिक इन स्पेन एंड द नॉर्थ वेस्ट, जो केल्टिक थी वो स्पेन और नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी। ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी इन कॉप्टिक, अब बाइबल का भी ट्रांसलेशन हो गया था कॉप्टिक में 3rd सेंचुरी के आते आते, या फिर 3rd सेंचुरी के बीच में ही। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो। कल हम इसके आगे वाला देखने वाले हैं, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, और भी देखने वाले हैं, 2 टॉपिक्स देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, गुड बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।